हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो बच्चों एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ लघुतरीय प्रश्न लेकर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लघुतरीय प्रश्न है बच्चों। और क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 से ये सारे लघुतरीय प्रश्न उठाए गए हैं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखना है और देखने के बाद मुझे कमेंट करके भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगेगा तो फिर एक लाइक कर करके चैनल के साथ जुड़ करके ही जाना बच्चों, ठीक है जी। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और सबसे पहला प्रश्न आपके सामने रखते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, राष्ट्रवाद क्या है? तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता का वाहक करती है। मतलब राष्ट्रवाद एक ऐसी सोच है बच्चे जिसके आ जाने के बाद इंसान अपने देश के प्रति भलाई लगाव की भावना महसूस करता है, अपने देश की भलाई के बारे में सोचने लगता है। आप जितना मर्जी चाहे उतने तरीके से राष्ट्रवाद की परिभाषा को लिख सकते हैं, मीनिंग सबका सेम ही जाता है बच्चों। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुए? तो नेपोलियन बोनापार्ट 1789 में फ्रांस की राजनीति में प्रवेश किया और 1804 में फ्रांस का सम्राट बन गया और नेपोलियन संहिता लागू कर दिया। अब राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन किस तरीके से सहायक साबित हुआ बच्चों? तो नेपोलियन के आक्रमणों द्वारा कई देश में राष्ट्रवाद की भावना पनपी। देखो बच्चों, जब नेपोलियन ने आक्रमण करना चालू कर दिया तो कई देश जो हैं वो नेपोलियन के डर से जो आपस में बटे हुए थे वो एक होकर के नेपोलियन से लड़ने के लिए तैयार होने लगे। और जब देश के व्यक्ति एक होकर के अपने देश के बारे में सोचने लगे, इसी को तो राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी नेपोलियन के डर ने राष्ट्रवाद को पनपने में बहुत सहायता की बच्चे आसपास के देशों में। और क्या हुआ, कुछ देशों में नेपोलियन खुद पहुंच गया और वहां पर पहुंच करके उसको मारपीट कर एक कर दिया, जैसे कि इटली को, जैसे कि जर्मनी को। इटली और जर्मनी बहुत भागों में बटा हुआ था, उनको नेपोलियन ने क्या कर दिया, तो मतलब कि उनमें बहुत सारे संघ की स्थापना की। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं बच्चों। देखो दूसरा क्या है जी, कि नेपोलियन के अभियानों द्वारा नव युग का संदेश पहुंचा। कई सारे देशों में पहुंच करके जब वहां पर नेपोलियन संहिता को लागू किया गया तो वहां के लोग खुश हो गए कि चलिए नेपोलियन संहिता तो अच्छी चीज़ है, विशेषाधिकार समाप्त कर देता है, ये गरीबों के लिए थोड़ा सा अच्छी बात है ये, है ना बच्चों, ऐसा था। तीसरा बच्चों कि नेपोलियन ने इटली और जर्मनी के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर निकाला और उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। पहले जो जर्मनी था वो जर्मनी केवल नाम का जर्मनी था, जर्मनी था ही नहीं। 300 से ज़्यादा इलाकों में बटा हुआ था, वो छोटे छोटे इलाकों में सबको मारपीट करके एक कर दिया इसने, ठीक ना। इटली के बारे में बात करते हैं तो इटली में भी वही था, बहुत सारे इलाके में बटा हुआ था, तो वहां पर भी इसने क्या किया, मारपीट करके वहां भी एक संघ की स्थापना की। अब आपको बताना है कि जर्मनी में नेपोलियन ने किस संघ की स्थापना की थी और इटली में नेपोलियन ने किस संघ की स्थापना की थी। ये दो प्रश्न आपके लिए यहाँ पर ये है बच्चे, कमेंट करने के लिए दिया गया है, ठीक है बच्चों, कि जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी और इटली में किस संघ की स्थापना की थी। ओके, चलिए अगला प्रश्न है और जिसका उत्तर सबसे पहले आएगा उसे मैं उसके ये उत्तर को मैं पिन करूंगा बच्चों। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी, ये प्रश्न है। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधा था, यही भूमिका था उसका। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था जो प्रजातंत्र का विरोधी और राजतंत्र का समर्थक था। 1815 से लेकर के 48, ये 15 कर देना इसको, 1815 से लेकर के 48 के युग को मेटरनिक युग कहा जाता है। और इस युग में इटली तथा जर्मनी में उभरे राष्ट्रवादी भावना को क्रूरतापूर्वक दबाया जा रहा था। ये मेटरनिक के कारण ही हो रहा था बच्चों। तो मेटरनिक जो है वो सबसे बड़ी बाधा थी, ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधा था, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों कि जुलाई 1830 की क्रांति का कारण क्या था? ये फ्रांस में हुआ था। तो लुई 18वां के बाद फ्रांस की गद्दी पर चार्ल्स दसम आया। चार्ल्स दसम एक प्रतिक्रियावादी शासक था, मतलब कि खराब शासक था, ठीक है बच्चों। और उसने प्रतिक्रियावादी एक व्यक्ति था जिसका नाम पॉलिग्नेक था, उसको प्रधानमंत्री बना लिया। पॉलिग्नेक ने क्या किया कि लुई 18वां द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र में परिवर्तन लाने की चेष्टा की और 4 आपत्तिजनक अध्यादेश पारित कर दिया। ये चारों अध्यादेश इतने बुरे थे कि पहले जैसे शुरुआत के जो राजा था ना, जैसा वो राजपाट चलाता था, बिल्कुल वैसा ही एक बार फिर से चलाने का प्रयास कर रहा था। तो इतनी लड़ाइयाँ, इतनी खून खराबा, इतनी बलिदानों के बाद एक बार फिर से एक ऐसा राजा सामने आ रहा था जो फिर से पुराना वाला की तरह था। तो जनता ये बर्दाश्त नहीं कर पाई बच्चों, और ये सारा काम जो हो रहा था, अध्यादेश वगैरह लाने का जो प्रयास किया जा रहा था बच्चों, ये काम 25 जुलाई 1830 को हुआ था। तब जनता परेशान हो गई और 26 जुलाई 1830 को, मतलब अगले दिन,
सड़कों पे उतर गई। एक बहुत बूढ़ा किस्म का व्यक्ति था, मतलब बूढ़े हो गए थे वो, नाम था लाफायते। उनके नेतृत्व में जनता नीचे उतर गई रोड पे, और उतरने के बाद 3 दिन तक ये चला, 3 रात तक लड़ाई चली बच्चों, 3 दिन 3 रात। कहा जाता है कि फ्रांस के गौरवशाली 3 दिन थे वो, और इसी को क्या कहा जाता है, 3 ही दिन में भागना पड़ा चार्ल्स दसम को। ठीक है बच्चों, तो इसे ही हम जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं बच्चों। ठीक, अब ऑब्जेक्टिव है तो ये लघु उत्तरीय है तो लघु उत्तरीय जैसा ही लिखेंगे ना, वरना इसे तो दीर्घ उत्तरीय में भी लिखा जा सकता है, लेकिन पूछा गया है लघु उत्तरीय में ही, और पूछा गया है बच्चों ये प्रश्न। अगला बच्चे कि जुलाई 1848 की फ्रांसीसी क्रांति का क्या कारण था। आप देख सकते हो कि कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो 1830 की क्रांति के बाद लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना। लुई फिलिप शुरू के कुछ दिनों में कुछ सुधारात्मक कार्य किए। लुई फिलिप जो था वो शुरू के कुछ दिनों में कुछ सुधारात्मक कार्य कर रहा था, और अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किया। लुई फिलिप के जो विरोधी थे उसको भी खुश रखना था इसको, और फ्रांस की जनता को भी खुश रखना था। तो इसलिए इसने क्या किया बच्चों, स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किया शुरुआत के कुछ दिनों में। लेकिन धीरे धीरे इसने भी मतलब राजपाट का मजा लेना चालू कर दिया। जनता की सेवा से ज़्यादा इसको मतलब नहीं रह गया, और सबसे बुरा काम इसके द्वारा ये किया गया कि इसने 1840 में गीजो नाम का एक व्यक्ति था उसको प्रधानमंत्री बना दिया। ठीक, अब ये बड़ा मतलब खतरनाक व्यक्ति था, पॉलिग्नेक के जैसा ही था। ठीक है जी, लुई फिलिप के पास कोई सुधारात्मक कार्य नहीं था, और ना ही इससे विदेश नीति में कोई सफलता मिल रही थी, मतलब दूसरों के साथ भी इसका कोई बहुत अच्छा तालमेल नहीं बन रहा था। इसके शासनकाल में देश में भूखमरी तथा बेरोजगारी व्याप्त हो गई। तो इन तमाम कारणों से जनता तंग आकर एक बार फिर क्रांति किया, और उसे ही हम जुलाई 1848 की क्रांति कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब आते हैं आगे। मेजनी कौन था। तो मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। मेजनी राष्ट्रवादी तथा क्रांतिकारी था, और इटली में एक गुप्त संगठन चलता था जिसका नाम कार्बोनारी था। उसका गुप्तचर था, यानी जासूस था। साथ ही साथ वो एक योग्य सेनापति भी थे, और उन्होंने 1831 ईस्वी में यंग इटली तथा 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना की, और जो युवा थे उनमें राष्ट्रवाद की भावना भड़काने का प्रयास किया। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी। तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से पूरे जर्मन प्रदेश को एक करना था। बस इतना ही लिखना है। आगे क्या है बच्चों कि इटली के एकीकरण में काबूर के योगदान का वर्णन करें। तो कौंट काबूर एक कूटनीतिज्ञ तथा राष्ट्रवादी व्यक्ति था। सार्डिनिया का राजा विक्टर इमैनुएल ने 1852 में काबूर को प्रधानमंत्री बना दिया। तो उसने सैनिक और आर्थिक सुधार द्वारा सार्डिनिया की स्थिति को मजबूत कर दी। सुदृढ़ का मतलब होता है मजबूत कर देना। और 1859 में ऑस्ट्रिया को हराकर लोम्बार्डी पर अधिकार कर लिया। लोम्बार्डी इटली का ही एक क्षेत्र था जिस पर ऑस्ट्रिया ने कब्जा कर रखा था। तो ऑस्ट्रिया को हराकर लोम्बार्डी पर अधिकार कर लिया, और फ्रांस को सेवॉय नाम का एक जगह था उसका लोभ दे करके मध्य इटली का भी एकीकरण कर लिया। और अंत में 1862 में उसका मृत्यु हो गया। अतः काबूर समस्त इटली का एकीकरण नहीं देख पाया और दुनिया से चला गया। अगला प्रश्न है बच्चों कि विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे। तो प्रशा का राजा विलियम प्रथम जानता था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस को हराए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। 1862 में विलियम प्रथम ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखा और महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त कर लिया। कहा कि बिस्मार्क आज से हमारा चांसलर है। और बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी का एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में रक्त और लौह की नीति से होगा। अतः विलियम प्रथम बिस्मार्क को चांसलर नहीं बनाता तो जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। बिस्मार्क चाहे लाख दिमाग वाला और बहादुर व्यक्ति था, लेकिन अगर उसके पास विलियम प्रथम का ताकत नहीं मिलता तो फिर बिस्मार्क एक नहीं कर पाता उसे। गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। 2014 में और 16 में पूछा गया है। तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था और इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण गैरिबाल्डी की तलवार ने ही पूरा किया था। वह युद्ध की नीति में विश्वास रखता था और उसने सशक्त युवाओं की एक टुकड़ी बनाई थी जिसे लाल कुर्ती कहते हैं।
इस टुकड़ी की सहायता से उसने सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण कर वहां गणतंत्र स्थापित कर दिया। तो ये सिसिली और नेपल्स जो था वो इटली का ही एक ये था, राज्य था बच्चों। उस पर आक्रमण किया और वहां पर गणतंत्र स्थापित कर दिया। वह पोप के राज्य पर भी आक्रमण करना चाहता था। अब ये पोप का राज्य क्या है, अगर आपने मेरे से पढ़ा है ये चैप्टर तो फिर आपको समझ में आ जाएगा, और अगर नहीं पढ़ा है, किसी और से भी पढ़ा होगा तब भी समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर एकदम ही नहीं पढ़ा है तो फिर दिक्कत है, ये समझ नहीं आएगा। लेकिन काबूर ने अनुमति नहीं दिया। तो ठीक है बच्चों, ये सेकंड पार्ट है लघुतरीय प्रश्नों की सीरीज का। मैं चाहूँगा कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। जितना ज़्यादा प्यार दोगे मैं उतना ही बेहतर तरीके से इन सीरीज़ों को चालू रखूँगा, आगे आपकी सेवा करता रहूँगा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहें SR क्लास के साथ। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताएं कमेंट कर करके। अच्छा लगा है लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना बच्चों। थैंक यू।